Good morning, all of you. Today I'm explaining the topic of production. And when we talk about production, the first thing which we say is what is production? When we convert some inputs into output, it is called production process. So the conversion of input into output is production process. Now, how is mathematically and technologically we explain this is what is called as the production function. So production function is the expression of the technological relationship between physical inputs and output of a commodity. अब इनपुट कौन कौन से होते हैं? इनपुट होता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये हमारे इनपुट्स हो गए. इन चारों को जब हम यूज करते हैं तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट. अब प्रोडक्शन फंक्शन की जब है स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, इट स्पेसिफाइज either the maximum output that can be produced and the inputs which are needed and the functional relationship between them. अब ये जो हम सारा प्रोडक्शन पढ़ते हैं हम दो तरह से पढ़ते हैं. एक होता है आपका शॉर्ट रन पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन पीरियड. शॉर्ट रन पीरियड में का मतलब ये होता है कि जो आपका आउटपुट है हमारा, बेसिकली आप देखो प्रोडक्शन में हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो लेबर होता है, एक होता है कैपिटल. तो अगर हम सारी चीजें जो है कांस्टेंट रख के आउटपुट बढ़ाने के लिए हम सिर्फ एक चीज को वेरी करते हैं और वो एक इनपुट जो हम वेरी करते हैं वो आपका हो जाता है वेरिएबल इनपुट, और बाकी सबको हम जो है कांस्टेंट रखते हैं तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड. और लॉन्ग रन पीरियड वो होता है जब हमारी सारी की सारी चीजें वेरिएबल हो जाती हैं. अब प्रोडक्शन रिलेशनशिप में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं. तो जो तीन पैरामीटर्स हैं, एक होता है आपका टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज द टोटल आउटपुट और टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस. जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल आउटपुट टोटल क्वांटिटी, इसके बारे में बात करते हैं. दूसरा हमारा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट. जब हम एक कमोडिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ता है. व्हेन वी यूज वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, व्हाट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. तो आपकी मैथमेटिकल रिलेशन हो जाती है MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1. तीसरी चीज आपकी होती है जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट लेबर, यानी एक लेबर कितना प्रोड्यूस करती है वो होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट. और एवरेज प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी. अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको इन पैरामीटर्स को. सो ये हम एक वॉल के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ अ वॉल. अब जब हम ये आपके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए, दीज आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स गिवन टू यू. व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एनी लेबर, कोई हमारा लेबर यूज नहीं हो रहा है तो हमारा आउटपुट जो है वो जीरो आ रहा है. जब हमने फर्स्ट लेबर किया हमारा आउटपुट हो गया TP हो गया 10. इसी तरह से जब हमारे जैसे जैसे हमारे लेबर बढ़ते गए, हम देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे लेबर बढ़ेंगे हमारा आउटपुट जो है ये बढ़ता जा रहा है. अब ये जो है ये है आपका TP. इसके हिसाब से जब हम इसको represent करेंगे graphically, total product when represented graphically, you get what is called as this. You get this kind of a curve which is called as the total product curve. When the variable factors are being changed, now there is a limit where your TP is increasing, continues to increase, reaches a maximum value and then starts decreasing. This is the behavior of TP. अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, नेक्स्ट स्टेप इसका आपका हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन. अब इसमें क्या है, ये सेम एग्जांपल दिया हुआ है, हमने 8 लेबर यूज किए हैं, ये हमारा TP आ रहा है. अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले में इससे पहले तो कुछ पॉसिबल नहीं है तो NA हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट लेवल पे MP1 इज इक्वल टू 10 माइनस दिस 0 एज 10. नेक्स्ट 25 माइनस 10, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगी वैल्यू 15. फिर 45 माइनस 25, इस तरह से हम वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे.
जब हम 8th लेबर पे आ रहे हैं, हम देखेंगे हमारा एमपी जो है ये नेगेटिव आ जाएगा। तो जो हमारा टीपी जो हमारा कम होता जा रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन हमने लिया है, ये कुछ भी नहीं मैं बता रही हूँ, सिर्फ सेम क्वेश्चन है। शुरू में है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है, लेकिन वो जीरो एंड में यहाँ पे आके वो जीरो हो जाता है, और वो तब जीरो होता है जब आपका टीपी मैक्सिमम हो जाता है। तो इस बिहेवियर को देखते हुए हमारा जो सारा एक्सप्लेनेशन है, हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और उसमें हमारा जो है डिफरेंट रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं टीपी और एमपी और एमपी और एपी के बीच में, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो शॉर्ट रन में जो है हमारा जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और उसके अलग अलग ये पॉइंट्स होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जब हम जाते हैं, यानी जब हमारा सब कुछ वेरिएबल हो जाता है, उस केस में हम देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशंस में फ़र्क आ जाता है, एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है, ये आपकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करके देखते हैं, और इसके बाद हम शुरू करते हैं एपी एंड एमपी ग्राफिकली उनकी कैसे रिलेशनशिप आती है, फिर आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल और वेरिएबल प्रपोर्शन इसका स्टेटमेंट है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर हमारा शॉर्ट रन में क्या होता है, लेबर होता है, जब हम मोर एंड मोर फैक्टर्स यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। शुरू में हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है और वो फास्टर रेट से बढ़ता है, यानी हर लेवल पे उसको इंक्रीज होता जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा टीपी जो है वो इंक्रीज तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, मैक्सिमम वैल्यू आती है एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो इस लॉ को हम, ये जो स्टेटमेंट है इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, हम कुछ सब एजम्पशंस लेकर के चलते हैं। वो एजम्पशंस हैं, ये लॉ एप्लीकेबल है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्यों एप्लीकेबल है, क्यों हम कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, उसके क्यों रीजन है, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स जो है वो फिक्स रखे हुए हैं। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, हमने चेंज किया है लेबर। तो जब हम सिर्फ एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि हम पॉसिबल है, हम जो है क्या चेंज आ रहा है, जब हमने एक लेबर चेंज किया, हमारा वेरिएबल फैक्टर चेंज हुआ, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है टोटल प्रोडक्ट पे, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। तीसरा हमारा एजम्पशन होता है वेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। अब ये वर्ड जो है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने डिमांड में किया है सब्सटीट्यूट्स, हम कहते हैं टी एंड कॉफी सब्सटीट्यूट्स। फिर होता है हमारा परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। तो जब हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स की बात करते हैं तो हम चाय के दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ताजमहल चाय और रेड लेबल चाय, तो ये आपका परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हो गया। अब यहाँ पे इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है, हमारा कैपिटल कांस्टेंट है, तो हम चेंज कर रहे हैं लेबर को, तो जो काम लेबर कर रहा है वही चेंज कर सकते हैं हम। कैपिटल का काम लेबर कर रहा है, यानी लेबर इज सब्सटीट्यूटिंग फॉर कैपिटल, लेकिन हमारा ये एजम्पशन है कि वो परफेक्ट नहीं है। अगर वो परफेक्ट होंगे तो जहां जहां कैपिटल यूज होता है वहां वहां हम लेबर यूज कर सकते हैं, हमारी टीपी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कैपिटल कांस्टेंट है, एंड ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। चाहे हम फर्स्ट लेबर लें चाहे हम एट्थ लेबर लें, हर लेबर इक्वली एफिशिएंट है। अब ये एजम्पशन हम क्यों ले रहे हैं, अगर हम ये एजम्पशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो ज़्यादा एफिशिएंट लेबर है वो पहले यूज कर लिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली टीपी आपका ज़्यादा आएगा। इसलिए हमारा ये एजम्पशन है कि सारे लेबर इक्वली एफिशिएंट है, चाहे लेबर वन है चाहे लेबर लास्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन को उतना ही है। टू एक्सप्लेन दिस आई एम टेकिंग अ प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कमोडिटीज, यानी हमारा फिक्स फैक्टर, लैंड हमारा फिक्स्ड है और ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, हम देख रहे हैं हमारा टीपी कितना है, एमपी कितना है। अब इस टीपी और एमपी के हिसाब से यहाँ पे देखिए, अगर हमारा वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे जीरो होता तो हमारा टीपी भी जीरो होता और हमारा एमपी नॉट डिफाइंड हो जाता। अब पहले में जब हमारा वेरिएबल फैक्टर 1 हुआ है, हमारा टीपी 10 है, तो हमारी एमपी की वैल्यू भी 10 आ गई है। तो जब हमने दो लेबर यूज किया, हमारा टीपी 30 हो गया, एमपी हो गया 20, यानी कितने का फर्क है, 10 का फर्क आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे
10 का फर्क है, इसको हम कहते हैं फेज 1। अब फेज 1 का एक्सप्लेनेशन देखो। इन द फेज 1 दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है कि टीपी जो है वो आपका इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, एमपी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ टीपी इज एमपी। तो जब टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एमपी इंक्रीज करेगा। और इस ये जो है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर ऑपरेट्स। अब ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर है, ये क्यों यूज हो रहा है, इसके क्या कॉजेज हैं। पहला पॉइंट है कि जब हमारे पास फिक्स फैक्टर है एक, जब हम लेबर इंक्रीज करते हैं तो उस रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। आई टेक एन एग्जांपल, आपके क्लासरूम में 4 फैंस लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर 10 बच्चे बैठते हैं, एक बारी जो है खर्चा तो हो चुका है, एक बारी कॉस्ट हो चुकी है फैंस की। अब जब वो 10 बच्चे बैठेंगे तो क्या हम जो पूरी कॉस्ट है वो हमने यूटिलाइज की है, नहीं की है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे, वो हमारे जो फैंस हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते हैं, तो हमारा स्पेशलाइजेशन होने लग जाता है और हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। यानी जो फिक्स फैक्टर है वो आपका डिवाइड नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर सकते। आप एक मशीन है, आप मशीन पे 4 लेबर काम कर सकते हैं और हम खाली 2 लेबर से काम करा रहे हैं, तो क्या है, हम मशीन को आधा तो नहीं तोड़ सकते, हम अपनी कॉस्ट तो आधी नहीं कर सकते। तो जिसे हम कहते हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस केस में आपका इसकी वजह से आपका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब आप दोबारा आइए फेज 2 पे। फेज 2 पे हम क्या देखते हैं कि हमारा ये आपका फेज 2 है, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है, पहले 5 था, ये फिर ये आपका 0 हो गया, यानी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। 45 से 52 पे गया, 52 से 52 पे गया, तो ये तीनों लेवल्स हो जाती हैं फेज 2। और जो हमारा फेज 2 होता है उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस लिए, क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि टीपी हमारा इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो रेट ऑफ टीपी है वो कम हो रहा है तो हमारा एमपी कम हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है कि प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जब वो करता है तो वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चाहता है। ये वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चाहता है अपने फैक्टर्स का, जिसपे उसका आउटपुट मैक्सिमम हो। तो वो लेबर बढ़ाता रहता है टू अचीव दैट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, वंस यू रीच द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, यानी आपका टीपी मैक्सिमम है, उसके बाद टीपी गिरना शुरू हो जाता है। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, यानी अब जो है लेबर जो है वो कैपिटल की जगह नहीं सब्सटीट्यूट कर पा रहा है, ये इसका मेन रीजन होता है। जो थर्ड फेज होती है उसमें आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, टीपी डिक्रीज करता है, और इसको हम कहते हैं फेज 3, विच इज सिंपली दी नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, टीपी फॉल करता है। इसका क्या रीजन है, जो फिक्स फैक्टर है उसकी एक लिमिट होती है। एक मशीन है, उस पर 4 लेबर काम कर रहे हैं, अब उस पर अगर आप 6 लेबर करवा दोगे, 7 लेबर करा दोगे, तो क्या हो जाएगा, उनमें कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। पुअर कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हमारा टीपी जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है। अब इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। ये इसी का ही पार्ट है रिलेशनशिप। इसमें क्या है, as long as TP increases at an increasing rate, MP is increasing. Why? Because the rate of increase of TP is MP. When TP increases at a diminishing rate, MP decreases. When TP reaches its maximum, then MP is zero. मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड वो जा नहीं सकता, तो टीपी कांस्टेंट हो जाता है। जब टीपी कांस्टेंट हो जाता है तो आपका एमपी जो है वो 0 हो जाता है, और जब टीपी डिक्रीज करना शुरू कर जाता है तो एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है। दिस यू हैव सीन इन दिस डायग्राम, आपको मैंने पहले ही दिखाया था ये डायग्राम। ये वाला डायग्राम टोटल प्रोडक्ट है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद फिर हम लास्ट में करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज द रिलेशनशिप बिटवीन
MP and A, ये डायग्राम है आपका। As long as MP is more than AP, जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से, your AP is rising. Second point, when MP is equal to AP is at its maximum. ये डायग्राम है आपका, देखिए। When MP is greater than AP is rising. Second point, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, when MP is equal to AP, it is the maximum of AP. Third point, when MP starts falling, AP is also falling, but AP falls at the rate at which AP falls is less. क्या रीजन है कि जो आपका चेंज आ रहा है वो चेंज सारी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए एपी कम का रेट कम होता है चेंज का, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ एक उसी पर्टिकुलर पे जो है बेस्ड होता है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फास्टर रेट से फॉल करता है। लास्ट पॉइंट इज एमपी कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये चेंज है तो ये जीरो एंड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी क्या है? ये प्रोडक्टिविटी, ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए आपका MP can be zero and negative, but AP can never be zero and negative.